नमस्कार कुचामुंडी, मैं स्वप्नेश तिवारी एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। शुरू करने से पहले आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने दोनों ही वीडियो को बहुत प्यार देता है और ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहेगा आगे आने वाली वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक नया चैप्टर, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में सारे चैप्टर्स को डिटेल वाइज। शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें उस चैप्टर की हेडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये जो भी हेडिंग इस चैप्टर की है, हमें उसका एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या हमें पार्टी का मतलब पता है, क्या हमें एंड का मतलब पता है, क्या हमें पार्टी सिस्टम का मतलब पता है, क्या हमें इन का मतलब पता है, क्या हमें इन इंडिया का मतलब पता है। हमें इन सभी क्वेश्चंस को अपने दिमाग में पूछना चाहिए। क्या हमें चैप्टर की हेडिंग क्लियर है, तभी हमें उस चैप्टर को शुरू करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी क्या होता है। पार्टी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, ग्रुप ऑफ पीपल कह लीजिए, जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, जिनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है और बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये लोग काम करते हैं। तो यहां तक अभी पार्टी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पार्टी सिस्टम। एंड का तो हम लोग जानते हैं, जिसे कहते हैं और। पार्टी सिस्टम क्या होता है? पार्टी सिस्टम को हम लोग कहते हैं structure of a party in political system। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? पार्टी सिस्टम। इस बात को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जब हम पार्टी सिस्टम इन इंडिया को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तब। ठीक है, अभी के लिए हमें ये हेडिंग्स हमारी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक अपना शुरू करते हैं पार्टी से। ठीक है दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले जरा आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। डेमोक्रेसी, ये वर्ड काफी कॉमन होगा पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, अदरवाइज कॉमन सिटीजन के लिए भी बहुत कॉमन वर्ड है ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैव अ इक्वल शेयर्स। इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं और भी बहुत सारी डेफिनेशन है इनकी। फिलहाल एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी ये है कि साइंस स्टूडेंट वालों को शायद इस डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब ना पता हो। इनकेस अगर कोई ऐसा व्यूअर है जिसे डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता है, आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स हैव इक्वल शेयर्स। ठीक है, बट अगर मैं पूछूं कि डेमोक्रेसी का क्या बेसिक एक फंडा एक वर्ड में बताइए, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। क्या ये लिखना गलत है? आप सब लोग थोड़ा सा हैरान हो गए। नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैं इसे समझाता हूं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र, जहां पर जनता क्या करती है? जनता एक सरकार चुनती है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कैसी होती है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्यों होती है? क्योंकि वो जनता का ही तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है। आप वोट देते हैं, आपके वोट से तो सरकार बनाते हैं और आपकी ही डिमांड्स के, आपके ही पॉइंट्स को वो वहां पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलो एक बात मुझे बताइए कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, क्या इनका गवर्नमेंट फॉर्म करना पॉसिबल है विदाउट पार्टीज के? क्या इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है विदाउट पार्टीज के? कहने का मतलब ये है, क्या सरकार बन सकती है डेमोक्रेसी में बिना पार्टी के? बिल्कुल नहीं, बन ही नहीं सकती। तो इसलिए अब आप इस बात को शायद समझ गए होंगे कि पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टी नहीं होगी तो शायद उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टी का एग्जिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बहुत ही कॉमनली सुनते भी आते होंगे, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बट हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते कि इस पार्टी का इतना इंपॉर्टेंस है कि एक डेमोक्रेसी को रन करने के लिए उस कंट्री में एग्जिस्टेंस होना उसका बहुत जरूरी है। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पार्टी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका रोल क्या है और इनका साथ ही साथ
फंक्शन क्या है, रोल एंड फंक्शन किसका, पार्टी का। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन तो मैंने बताई दी है कि इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पीपल, और जहां पर इनकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में काम करती हैं टू कैप्चर अ पावर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इनके रोल्स एंड फंक्शंस को डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि मैं रोल और फंक्शन को एक साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला इनका रोल क्या होता है या फंक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप सब एक साथ पढ़ते जाएं ध्यान से इसे, जो जो मैं बता रहा हूं, और इसे नोट डाउन कर लेते। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां से कई बच्चे समझ भी गए होंगे, फिर भी मैं एक बार अच्छे से क्लियर करता हूं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आपको पता ही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में कौन रिप्रेजेंटेशन करता है, कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वहां पे कौन हेल्प करता है, पार्टीज। किसी पार्टी के थ्रू वो अपना कैंपेन शुरू करते हैं या उसके किसी एक एरिया में कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करना भी एक इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन है किसका, पार्टी का। ठीक है, आप लोग जाते हैं, इनको वोट करते हैं, और भी इनके मैनिफेस्टोज वगैरह होते हैं जिनके थ्रू हम इनको वोट करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा सेकंड पॉइंट ये है, स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर दी पावर, स्ट्रगल फॉर दी पावर, ये पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। कौन सी पावर के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन लोग इतना सारा जो है स्ट्रगल करते हैं। पार्टी बनती ही है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, आप सब लोग जानते हैं। अगर पार्टी नहीं होगी तो गवर्नमेंट नहीं होगी, और गवर्नमेंट नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। बहुत इजी है, समझ भी गए होंगे आप लोग। ये पार्टी क्या करती है, लिंक फॉर्म करती है किनके बीच में, गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में। अभी हमारा कनेक्शन जो गवर्नमेंट के थ्रू वो कौन स्टेबल कर रहा है, अभी अगर करंट का एग्जांपल है बीजेपी, तो बीजेपी रूल कर रही है, तो बीजेपी पार्टी एक कनेक्शन सेटअप कर रही है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट करती है पार्टी, उसके बाद इलेक्शन में इन लोग कुछ मैनिफेस्टो निकालते हैं, यानी ये कुछ पब्लिक की जो डिमांड्स होती है उनको अपने मैनिफेस्टो में लेकर आते हैं और उनको पूरा करने का वादा करते हैं। तो अब ये टाइम होता है कि इनका एक फंक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका टाइम इलेक्शन जीतने के बाद इन लोग क्या करें, हमारी जो डिमांड्स है उनको कंप्लीट करें, यानी रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। जो इन्होंने गोल बनाया था उसको अचीव करने का टाइम आ गया। जब ये पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है तब उनका काम क्या होता है कि जो हमारी डिमांड है उनको पूरा करें। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट? फिर फिफ्थ पॉइंट आपका क्या कहता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर अ सोशल या सोसाइटी वेलफेयर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक जरिया है या एक इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए, सोशल या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। आप मुझे बताइए, जो भी हमारी कंट्री में जो पॉलिसीज आती हैं गरीब के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, वो कौन लाता है, पार्टीज या गवर्नमेंट? बात एक ही है, गवर्नमेंट और पार्टीज में यही लोग तो लाती हैं। जो पार्टी रूलिंग होगी वही लाएगी, ये बात याद रखिए, अपोजिशन पार्टी नहीं लाती है। ठीक है, तो जो भी पार्टी रूलिंग में होती है वो लोग क्या करती है, सोसाइटी का वेलफेयर करती है। तो इसलिए ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन में काउंट किया जाता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, फॉर्म्स अ पब्लिक ओपिनियन। जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फॉर्म्स अ पब्लिक ओपिनियन कहने, तो सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, फॉर्म्स अ पब्लिक ओपिनियन। ये 6 पॉइंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट जो है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जनता का जो मत होता है। अब जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या इन पार्टीज की वजह से हमारे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म नहीं होते हैं? क्या जनता का मत तैयार नहीं होता?
जो भी पार्टी का बिहेवियर होता है उस कंट्री में, उसके थ्रू हमारे ओपिनियंस इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। जो भी उस पार्टी का जैसा परफॉर्मेंस होगा या जो भी उसके डिसीजंस होंगे या जैसे उसकी पॉलिसीज होंगे, उसके थ्रू ही हमारे ओपिनियन भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई पार्टी आती है किसी कंट्री में, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो उसी के हिसाब से ज्यादातर उनके ओपिनियन फॉर्म हो जाते हैं पब्लिक के। तो ठीक है, ये 6 हमारे जो इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन है उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसी के साथ हमारा पार्टी का टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है, पार्टीज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्टीज के 2 इंपॉर्टेंट व्यूज हैं, लिबरल व्यू और मार्क्सिस्ट व्यू, जो कि अभी आपके इस कोर्स में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतने मैटर नहीं करते हैं और जिनका पढ़ना इतना कंपलसरी भी नहीं है। कंपलसरी क्या, वो आपको पढ़ना ही नहीं है इस कोर्स में, यानी इस सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप लोगों ने चैन की सांस ली होगी लेकिन अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, फालतू में दूसरों के लिए बर्डन क्यों, जो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लिबरल व्यू के ऊपर और मार्क्सिस्ट व्यू के ऊपर। मैं आपको थोड़ा तब भी एक पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ। लिबरल व्यू कहता है कि भाई जो पार्टी होती है उनका सिर्फ एक ही काम है, वो पावर के लिए है, यानी उन्हें सिर्फ पावर से मतलब है, उनसे और किसी मतलब नहीं है, यानी उनका एक ही फंक्शन है, टू कैप्चर अ पावर। ठीक है, उधर मार्क्सिस्ट क्या कहता है, मार्क्सिस्ट ये कहता है भैया जो भी क्लास स्ट्रगल इसी की वजह से है, जो भी रेवोल्यूशंस हैं वो इनकी वजह से ही होंगे, यानी उनका ये मानना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्हीं की वजह से हो रही है, इनकी वजह से एक रूलिंग पार्टी आती है, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, शोषण होता है। ठीक है तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अगला टॉपिक है हमारा पार्टी सिस्टम इन इंडिया। पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हमने पार्टीज को फिनिश कर लिया। अब हम देखते हैं पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पार्टी सिस्टम क्या होता है, पार्टी सिस्टम होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टी, स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टी इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और कहा था इसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टी इन अ पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पार्टी सिस्टम। इसे और एक्सप्लेन करता हूं कि किसी भी पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, उसे हम पार्टी सिस्टम कहते हैं। अगर एक सरल भाषा में समझाऊं मैं आपको कि किसी भी कंट्री में जो मेजर पार्टी होती हैं, जो आपस में कंपटीशन करती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वो कितनी पार्टीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टी सिस्टम। और वो किस सिस्टम के थ्रू रन करती हैं, उनके बीच में कैसे सरकारें बनती हैं उस कंट्री में, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टी सिस्टम। ठीक है, यानी एक पार्टी के जो स्ट्रक्चर है उसी को हम पार्टी सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जरा आगे देखते हैं कि पार्टी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या है, वन पार्टी सिस्टम, दूसरा क्या है, 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरा क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी टू वन। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। पार्टी सिस्टम के 3 टाइप है, वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम वो होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होती है, जिसका एक ही पार्टी का पूरा रूल होता है, दूसरा कोई अपोजिशन नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर एक पार्टी है तो वहां पर कोई अपोजिशन वाली पार्टी होगी ही नहीं। एक पार्टी का सिंगल रूल होता है, कोई अपोजिशन नहीं होता। और ऐसी कंट्रीज का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो क्या है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तानाशाह के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इसके। पाकिस्तान को भी लोग कहते हैं कि वहां पे उसकी सरकार नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वो, फिर भी। तो वन पार्टी सिस्टम क्या है हमारे लिए, जहां पर सिंगल पार्टी हो, कोई अपोजिशन ना हो, और एग्जाम्पल क्या है, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहां पर मेनली 2 पार्टी हो, सिर्फ जहां पर 2 पार्टी हो, 2 मेन पार्टी हो जो इलेक्शन को कंटेस्ट करती हो और गवर्नमेंट फॉर्म करती हो उस कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पे अपोजिशन होगा, अपोजिशन एग्जिस्ट करेगा, अपोजिशन भी होगा। जाहिर सी बात है, अगर 2 पार्टी है तो एक ना एक पार्टी रूलिंग होगी, दूसरी पार्टी अपोजिशन होगी। ठीक है, फिर तीसरा एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल है यूएसए। आप यूएसए में जानते हैं 2 पार्टीज हैं, 2 ही मेनली पार्टीज के बीच में इलेक्शंस होता है और
वहीं पे रहती हैं। एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है आपकी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, रिपब्लिक पार्टी है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम काफी थोड़ा सा अलग है, आपका जो तो इन दोनों को मिक्स कर दें तो मल्टी पार्टी बन जाएगा। मल्टी पार्टी में कहने का मतलब है जहाँ पे बहुत सारी पार्टी हो, जहाँ पे दो से ज्यादा, तीन चार पाँच छः सात जितने भी आप सोच सको, बहुत ज्यादा पार्टी, जहाँ पे चार पांच से ज्यादा पार्टी हो, आपसे क्या कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अपोजिशन तो होगा, अपोजिशन का भरमार होगा। अगर एक पर दो पार्टी थी तो एक पार्टी रूलिंग थी, दूसरी पार्टी अपोजिशन थी। अब आप जरा ये सोचिए, मल्टी पार्टी में अगर तीन चार पांच पार्टीज हैं, उनसे ज्यादा पार्टीज हुई तो अपोजिशन में भी एग्जिस्ट करेंगी। एग्जाम्पल इनके बहुत सारे हैं, इटली है, फ्रांस है, और अपना भारत, इंडिया। इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीन ही होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये क्लियर है? आप इस तरीके का चार्ट एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बट अगर आप एक चीज ध्यान दें तो हमें यहाँ पढ़ना क्या है, सिर्फ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। हमें इंडिया का पार्टी सिस्टम पढ़ना है, ना ही हमें यूएसए का पढ़ना है, ना ही हमें चाइना का पढ़ना है, ना ही हमें नॉर्थ कोरिया का पढ़ना है, ना ही इटली, ना ही फ्रांस। हमें सिर्फ इंडिया का अपना पढ़ना है, तो हम इंडिया पे मेजरली फोकस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पार्टी सिस्टम इन इंडिया को। अब जरा मुझे बताइए कि इंडिया में जो पार्टीज होती हैं, वो जो फॉर्म होती हैं, जो बनती हैं, वो किन किन बातों पे इन्फ्लुएंस करती हैं? सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला आप वही सोच भी रहे होंगे, कास्ट, ये तो सबसे ऊपर है। फिर आपका रीजन, ये भी। फिर आपका रिलीजन, इसको कैसे बोल सकते हैं, रिलीजन। फिर आपका आ जाता है, बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे प्लूरलिज्म भी आ जाता है आपका। ठीक है, ये मेनली तीन चार चीजें हैं जिन पे हमारा जो पार्टी जो इंडिया में फॉर्म होती है उनके बीच में इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप इन कहें इन सब का कारण, मेन रीजन क्या है, डाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, हम सब जानते हैं कि 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, और इससे ज्यादा ही होगी अभी तो। 130 करोड़ पॉपुलेशन में इतनी डाइवर्सिटी, जहां पर डिफरेंट रिलीजन के लोग आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उनके ओपिनियन सेम हो, उनका माइंडसेट सेम हो? तो उन्हीं को देखते हुए हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं पार्टीज के बारे में, कितनी पार्टीज हैं। मैं आपको शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सबके सामने। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ईसीआई के द्वारा, अब आप ईसीआई एक नया टर्म सुन रहे होंगे, ये ईसीआई क्या होता है? ईसीआई होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? ये जो भी हमारी कंट्री में, इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं, जो भी पार्टी फॉर्म होती है, पार्टी के नियम को, जो भी रूल्स होते हैं उनको रेगुलेट करती है, इलेक्शंस को रेगुलेट करवाती है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन का ध्यान रखती है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, चाहे किसी कॉमन स्टेट के इलेक्शंस हो। ठीक है, तो ये ईसीआई का काम होता है, एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इलेक्शन के कहने के अनुसार हमारी कंट्री में दो मेन पार्टीज पाई जाती हैं। क्या है? नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। इसे आप कई बार स्टेट पार्टी भी बोल देते हैं, स्टेट पार्टी। ठीक है, और आप एक जानकर हैरान होगी आपको कि हमारी कंट्री में टोटल 2600 पार्टीज रजिस्टर्ड है। पार्टीज आर रजिस्टर्ड, ये रिसेंट डाटा है आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूं। 2600 पार्टीज हमारी कंट्री में अभी रजिस्टर्ड है, ईसीआई का ये डाटा है। ठीक है, जिनमें से 8 तो नेशनल पार्टी हैं, 8 क्या है आपकी नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, 8 नेशनल पार्टीज हैं। बाकी जो रीजनल पार्टीज में अगर आप देखेंगे तो लगभग 53 to 55 पार्टीज हैं, आई थिंक 50 to 55 जो है आपकी, ये आपकी क्या है, रीजनल पार्टीज हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? और बाकी मोर देन 2300 जो पार्टीज हैं, 2300 पार्टीज, आप जरा ध्यान दीजिए इस बात पर। 2300 जो पार्टीज हैं वो क्या है,
अनरिकॉग्नाइज्ड है, कहने का मतलब ये है जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनको हम लोग जानते ही नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करती है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो 23 पार्टीज क्या है आपकी, अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ होगा। और आप सबके लिए एक टास्क भी है, टास्क ये कि जो 8 नेशनल पार्टीज हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारी कंट्रीज में 8 नेशनल पार्टीज हैं, आप सब लोग क्या करेंगे, इन 8 नेशनल पार्टीज का नाम कमेंट करेंगे नीचे, और मुझे नाम बताएंगे, मैं चेक भी करूंगा, आप सबके कमेंट्स में देखता हूं। तो आप सब लोग बताएंगे 8 नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, और आप सबके मन में एक जिज्ञासा भी होगी जिसको मैं दूर करना चाहूंगा कि नेशनल पार्टी, एक पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनती है और रीजनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है। बट सॉरी टू से कि ये आपके कोर्स में नहीं है कि एक पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है। बट फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सबको इसके बारे में जानना है, तो आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं एक नई वीडियो में एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिसमें कि एक पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बनती है और कैसे स्टेट पार्टी बनती है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसको दूर कर दूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया में है क्या। हमने डिस्कस कर लिया, हमने यहीं पे समझ लिया था कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम प्रिवेल करता है। ठीक है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट एक प्रोफेसर है रजनी कोठारी, अब हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। रजनी कोठारी प्रोफेसर हमारे क्या कहते हैं, हाँ भाई मान लिया कि इंडिया में क्या सिस्टम प्रिवेल करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, बट उन्होंने इंडिया के पार्टी सिस्टम को क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। वन पार्टी डोमिनेंस कहा इसे। ये कहा उन्होंने कि भैया भले ही हमारी कंट्री में, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम अभी प्रिवेल करता है, बट ये हमारी जो पॉलिटिक्स है यहाँ की, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, कांग्रेस पार्टी के थ्रू। कांग्रेस पार्टी ही इसे रूल करती है यहाँ पर भैया, उनका कहना तो ये था। और उन्होंने ये भी कहा, इस सिस्टम को उन्होंने वन पार्टी डोमिनेंस के साथ साथ उन्होंने कहा कि इसे उन्होंने कांग्रेस सिस्टम का भी नाम दिया। उन्होंने कहा ये कोई भैया, ये कोई मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, ये तो कांग्रेस सिस्टम है, यहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है। उनका कहना काफी हद तक सही भी था, बिकॉज अगर आप ईयर पे ध्यान दें और उनकी रूलिंग पार्टी का जरा रिकॉर्ड चेक करें तो 1947 टू 1967, इसके बाद भी रजनी कोठारी कहते हैं कि भैया 1947 टू 1967 तक तो सिर्फ पूरी कांग्रेस पार्टी ने ही लीड किया। हर जगह कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, चाहे आप स्टेट की बात कर लो चाहे सेंटर की बात कर लो, सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अच्छा रूल किया, इसलिए उन्होंने उनको वन पार्टी डोमिनेंस कर दिया। वन पार्टी डोमिनेंस का अगर मैं आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इन्होंने जो लिखा है यहाँ पे रजनी कोठारी ने, किसने लिखा था ये, रजनी कोठारी ने, इसे आप नोट कर लें, रजनी कोठारी। ये पॉलिटिकल साइंस के बहुत फेमस प्रोफेसर है, इनका नाम आपने सुना भी होगा, इनके कई आर्टिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या है कि किसी कंट्री में एक पार्टी का डोमिनेंस, सिंगल पार्टी का डोमिनेंस, एक पार्टी का डोमिनेंस। एक पार्टी को डोमिनेंस कहां था, कांग्रेस पार्टी का इंडिया में बहुत डोमिनेंस था, इवन अभी भी डोमिनेंस है, बट बीजेपी की वजह से उसका इतना इंप्रूवमेंट हो नहीं पा रहा है फिलहाल। आप आगे ये देखिए कि 1947 से 1967 जो ये कहते हैं रजनी कोठारी, बट आप इसके बाद भी अगर रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनती रही है। जब तक इमरजेंसी नहीं आ गई, कांग्रेस बकायदा अच्छे से पावर में थी। इवन कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी इंप्लीमेंट की इंदिरा गांधी ने, उसके बाद भी लोगों ने कांग्रेस को चुना। फिर आप अगर ध्यान दें तो 1980s के अराउंड से, 1980 के बाद से मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जिस्टेंस सामने आने लग गया था। मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या कहें कि आप, मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब हमें ज्यादा पार्टीज दिखने लग गई थी हमारी कंट्री में, यानी बीजेपी के, मतलब बीजेपी कह रहा हूँ, कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी पार्टी आ गई थी हमारी कंट्री में। बट ये सिलसिला 1967 से ही शुरू हो गया था, यानी इसीलिए रजनी कोठारी ने इसे 1947 टू 1967 कहा है। 1967 के बाद रीजनल पार्टीज का भी काफी ज्यादा आप देखोगे हमारी कंट्री में इनका इन्वॉल्वमेंट होने लग गया, धीरे धीरे पॉलिटिक्स को इफेक्ट करने लग गई, इसलिए कांग्रेस को वहां पे थोड़ी सी बागडोर ढीली होने लग गई थी। 1980 के आते आते पूरा बकायदा एक अच्छा सा मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, और जहां पे मिली जुली सरकार बनाने लग गई, जिसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसका आप एक बात याद रखिए, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट,
इसे मल्टी पार्टी सिस्टम से लिंक मत करिए, मतलब इसे मिक्स मत करिए, मत समझिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम ही कोएलिशन गवर्नमेंट है। ये बिल्कुल ही गलत फंडा है अपने आप में। कोएलिशन गवर्नमेंट और मल्टी पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है भाई। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जब सरकार नहीं बनती है तो 2 या 3 पार्टीज का मिलकर, जो एक ए पार्टी समझ लो प्लस बी पार्टी, ये दोनों मिलकर एक सरकार बना दें, गवर्नमेंट फॉर्म कर दें, इसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ये मल्टी पार्टी सिस्टम थोड़ी ना भैया। मल्टी पार्टी सिस्टम तो ये कहता है कि किसी कंट्री में 2 या 3 से पार्टी जो ज्यादा होंगी तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। बट कोलिशन गवर्नमेंट क्या कहता है कि जब एक पार्टी को, किसी एक पार्टी को ज्यादा वोट ना मिले, चलिए मैं इसे थोड़ा इजी समझाता हूँ। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में सपोज करिए 3 पार्टी कंटेस्ट कर रही है, ए बी सी, ठीक है। तो उस कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। बट क्या हम इसे कह सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट है? नहीं भाई, कोलिशन गवर्नमेंट तब कहेंगे जब इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन हो गया, सपोज करो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद अब मेजोरिटी चाहिए होती है हमारे इंडिया में। मेजोरिटी जिसकी होगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो सरकार बनाएगा। सपोज करिए ए को क्या हुआ, ए को मिले 35% वोट, ठीक है। इधर मिल गए लगभग 25% और बाकी के जो बचे वोट है वो सी पार्टी को मिल गया। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, बताइए। इसको प्लस करिए, इसको देखिए कितना, ये 60% वोट तो इनका ए और बी का ही हो गया। बचा क्या, 40% वोट किसको मिल गया, सी पार्टी को। सी पार्टी को 40% मिला तो यानी सी पार्टी आपकी सरकार बना लेगी, तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप ये कह देते कि मल्टी पार्टी सिस्टम ही कोलिशन गवर्नमेंट है तब तो गलत हो जाता। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि ए और बी पार्टी और सी पार्टी में, तीनों पार्टी में किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। मान लीजिए कि इनके वोट कम है, इसके भी वोट कम है, इसके भी कम वोट है, और किसी को प्रॉपर इतनी मेजोरिटी नहीं मिली कि कोई सरकार एक सिंगल पार्टी बना ले। तो इन्होंने क्या किया भैया, ए और बी आपस में सेटिंग करते हैं कि चलो हम लोग आपस में एक मिनिमम कॉमन प्रोपेगेंडा बनाते हैं जिसके तहत हम लोग सरकार बना लेंगे। इनकी बात बनी या नहीं बनी वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। फिर बी और सी आपस में बात करें, जिसकी भी बात बन जाएगी सीट्स को लेकर, और ये सब तो होता ही रहता है। इवन अभी हमारे महाराष्ट्र में भी हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुआ है। बाकी एमपी में भी हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये सब क्या होती है, कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल होती हैं। आप ध्यान रखिए, कोलिशन गवर्नमेंट को आप मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं कहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। एग्जाम में बहुत सारी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कोलिशन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करिए और मल्टी पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन करिए। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, से एक्सप्लेन कर दिया तो प्लीज इनके बीच में कंफ्यूज मत होइए दोनों टर्म के बारे में। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्टी सिस्टम इन इंडिया कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेसिक फीचर क्या है पार्टी सिस्टम, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक फीचर्स लिख रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, लिख रखे हैं। पार्टी सिस्टम जो इंडिया में है उसके, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जितना इंपॉर्टेंट लिखूं उस पर उतना कम, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको जानना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इस साइड मैंने लिख रखे हैं कुछ चैलेंजेस, इनके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं बेसिक फीचर्स, ठीक है। तो पहला बेसिक फीचर क्या कहता है, पर्सनैलिटी कल्ट। पर्सनैलिटी कल्ट का मतलब ये है कि आप लोगों ने देख रखा हो कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो पर्सनैलिटी के ऊपर हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी पार्टी है वो किसके नाम से जानी जाती है, मोदी के नाम से। कांग्रेस पार्टी हम लोग राहुल गांधी के नाम से जानते हैं। ऐसे डिफरेंट पार्टी है, आप देखेंगे बहुजन समाज जो पार्टी है उसको हम किससे जानते हैं, मायावती के नाम से जानते हैं। अखिलेश यादव पार्टी को समाजवादी पार्टी या फिर मुलायम सिंह को हम कहते हैं। तो ये कुछ फेसेस होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी होती है जिनके ऊपर वो पार्टी चलती है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का क्लियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। आप ये सब बिल्कुल अच्छी बात है, ये सब जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे कंट्री में जो पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। उनका कोई एक रोड, मतलब एक तरीके की कोई रोड मैप नहीं है कि उनको किस आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, उनके क्या पॉइंट्स हैं, उनके क्या मैनिफेस्टोज हैं, कुछ भी हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं। तो एक मतलब धुंधली सी इमेज है उनकी आइडियोलॉजी को लेकर। तो ये भी इनका एक बेसिक फीचर है। दूसरा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारी जो यहाँ की राजनीति है, जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस्ड है, यानी कास्टिज्म बहुत चलता है यहाँ पर। रिलीजन के साथ साथ कास्ट को भी हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं। हाँ भाई, तू हिंदू है तो हिंदू में भी ब्राह्मण है, तू ये है वो है, पंडित है, फलाना है ढिमकाना। तो मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग यहाँ प्रिवेल करती है। फिर यूज ऑफ मसल पावर एंड मनी।
अब ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग हर साल एक पेपर में रिपोर्ट आती है जब भी इलेक्शन होता है कि भैया इस साल इस पार्टी ने, ए पार्टी ने इतना पैसा खर्च किया, इतने करोड़ रुपए बहा दिए, आम आदमी पार्टी ने इतना कर दिया, बीजेपी ने इतना कर दिया, कांग्रेस ने इतना कर दिया। तो उन लोग क्या करते हैं भैया, उन लोग मनी का यूज करते हैं, कुछ लोग मसल पावर का यूज करते होंगे, ये करते ही है। तो जो मनी का यूज करते हैं हम अपनी पार्टी में, ये भी हमारे इंडिया का एक बेसिक फीचर कहलाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे नेपोटिज्म। नेपोटिज्म एक टर्म ये होता है जहां पे हम लोग भाई भतीजा बात करते हैं, यानी अपनी, जैसे अगर मैं अगर किसी पार्टी का लीडर हूँ, ठीक है, तो मेरे जो बेटे हैं या फिर जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको ही मैं पॉलिटिक्स में जगह दूंगा, उन्हीं को मैं सीट दूंगा, उन्हीं को मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका दूँ। यानी जो इसमें हम लोग भाई भतीजा बात करते हैं उसे हम नेपोटिज्म के नाम से जानते हैं। फिर आप देखेंगे डिफेक्शंस एंड स्प्लिट्स। आपने बहुत सुना होगा, डिफेक्शंस और स्प्लिट्स होने का मतलब ये है कि भैया मैं पहले ए पार्टी में था, फिर उसके बाद जब मुझे वो पार्टी पसंद नहीं आई या फिर जब वो इलेक्शन हार गई तो मैं बी पार्टी में चला गया, मतलब फायदा देख के हम उधर उधर चले गए। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स अभी भी देखे होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया महाराष्ट्र में ही हुआ अभी, उसके बाद अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके के डिफेक्शन, ये सब आपको कॉमन ही है, मतलब पार्टी सिस्टम इन इंडिया है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। और अच्छा होगा जब आप आंसर लिखें तो इनके एग्जाम्पल, जो सोसाइटी के एग्जाम्पल्स हो उसमें डालें और करंट की जो न्यूज चल रही उसे डालें। ये आपके जो मार्क्स हैं उनमें ये प्लस पॉइंट होगा, आपके मार्क्स में प्लस पॉइंट है ये याद रखें, सोसाइटी के एग्जाम्पल्स। फिर आगे देखते हैं लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशंस। ये तो अभी हम लोग इसे देख भी रहे हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन कहने का मतलब ये कि कांग्रेस, अभी आप देखें बीजेपी के सामने काफी वीक अपोजिशन पार्टी है, इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अगर हमारे पास एक अच्छी अपोजिशन होगी तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो भी अच्छी हो सकती हैं, सरकार मनमानी नहीं कर सकती, टायरनी नहीं हो सकती, आप इस तरीके से मतलब वो अपनी मनमानी नहीं चला सकती, ठीक है। फिर आगे देखें, दूसरा क्या है, क्रिमिनल पॉलिटिक्स। ये तो बहुत ज्यादा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि लगभग 40% जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर केसेस हैं, मतलब अच्छे खासे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किन्हीं नेता बना रहे हैं जो क्रिमिनल है। ये आपस ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हम सबको विचार करना चाहिए, सोचने वाला पॉइंट है। आप इसे इसके ऊपर हैशटैग समझिए कि इसके ऊपर कुछ सोचिए, कुछ करिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको इलेक्शन में वोट देते हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके ऊपर FIR हैं, जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं। अभी भी बहुत सारे रिसेंटली आप लोग ने देखे हुए उत्तर प्रदेश का भी जो रेप केस था, जिनमें हमारे एक मंत्री साहब बीजेपी पार्टी के थे जो चले गए जेल में, उनको तो फांसी, उनको उम्र कैद की सजा हो गई। फिलहाल ऐसे बहुत सारे जो हमारे राजनेता हैं जिनके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं लोगों को। खैर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेसर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड एजुकेटेड पर्सन, ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर फिर से एक हैशटैग में लगा रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इस पे एक एज ए स्टूडेंट, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एज ए कॉमन सिटीजन हमें इस सब के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। वोट कौन करता है, हम ही करते हैं, तो हम क्रिमिनल्स को वोट ही ना दें। किसी को भी वोट देने जाए तो आप उसकी हिस्ट्री देख कर रहे हैं कि हाँ भाई इसकी क्या परफॉर्मेंस है, मैनिफेस्टो पढ़े, यही आप एक जागरूक वोटर तभी बन सकते हैं। लेसर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड एजुकेटेड पर्सन का मतलब ये है कि जो आप देख ही रहे हैं कि 7वीं पास या 10वीं पास भी नहीं है, 12वीं फेल है, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसे कितने सारे नेता हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनको हम लोग ने बना रखा है अपना। अभी करंटली अगर हम लोग कहें कि चाय वाला, उसको ऐसे कहा जाता है कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, लालू जी थे तो उनको कहा जाता है 7वीं फेल है। तो मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है। और हम देख ही रहे हैं कि हर साल लोकसभा में जो पार्टिसिपेशन होता है वुमेन का, वो धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बट आप देखेंगे कि 14% सीट भी उनकी नहीं है। मतलब आप किस तरीके के कंट्री का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, ये सोचिए आप लोग, हम लोग क्या बनाएंगे। हम लोग हर बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, बट जब आप ये देखिए कि 33% रिजर्वेशन का जो बिल है वुमेन का, मतलब एक बिल आया था, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि विमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है, इसको देखकर एक बिल आया था कि कहा गया था कि 33% हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं इनको लोकसभा की सीट्स पे, मतलब पार्लियामेंट में 33% इनकी सीट रिजर्व कर देते हैं, बट आज तक ये बिल कभी पास नहीं हुआ। बताइए अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फॉल्स प्रोमिसेस, ये काफी कॉमन है, आप लोग देखे होंगे, झूठे वादे किए जाते हैं, अनरियलिस्टिक वादे किए जाते हैं, जनता को मतलब बेवकूफ बनाने के लिए होता है। इसे कॉमन भाषा में कहा जाता है कि लॉलीपॉप दे रहा हो, मतलब आपको झूठे वादे करके आप लोग सत्ता हासिल कर लेते हैं। हमारा ओपिनियन वो होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का बना दिया जाता है, अनरियलिस्टिक वादे किए जाते हैं जिनको पूर्ण करना उनके लिए असंभव होता है। तो ये एक फॉल्स प्रोमिसेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट मेरे हिसाब से ये इतने इंपॉर्टेंट, अगर आप इतने याद रखते हैं तो काफी हैं।
अगर आप इन पॉइंट्स को जब आप एग्जाम में लिखें तो ध्यान रखिए कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करें, बिकॉज अगर आप ये जनरल पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे तो टीचर्स को मार्क्स देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप, अगर आपको मार्क्स को प्लस रखना है, सोसाइटी के एग्जाम्पल प्रिवेल करें और इन पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस तरफ, चैलेंजेस की तरफ। चैलेंजेस ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब हमने देख तो लिया कि इसमें मैंने कुछ डिस्कस भी की कि क्या क्या चैलेंजेस है, वही चैलेंजेस यहाँ पे भी आएंगे, बट मैंने कुछ अलग से लिख दिए, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स जो है इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को कहते थे कि पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, नहीं, अब क्या हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसका। आप लोग, जैसे मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे कि क्रिमिनल बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है, तो यहाँ पे ये चैलेंज है, इसको दूर करना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि क्या चैलेंजेस है पार्टी सिस्टम इन इंडिया में, या फिर क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए इस प्रिवेलिंग पार्टी सिस्टम का जो इंडिया में है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आप लोग सोचते हैं। तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने ये भी क्लियर किया कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आजकल आप देखिए कि कास्ट के ऊपर हम लोग पॉलिटिक्स हो गई। आप हम लोग जाति धर्म देख कर हम लोग वोट करते हैं कि हाँ भाई ये किस जात का है, किस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ज्यादा जिस कास्ट की ज्यादा पॉपुलेशन होती है वही कैंडिडेट, उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं। तो ये सब भी एक चैलेंज है। फिर आपका तीसरा है मनी पावर पॉलिटिक्स। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई आजकल मनी का ज्यादा यूज होने लग गया इलेक्शन में, पैसे के दम पे वोट खरीदे जा रहे हैं, शराब का वितरण होता है, पैसे बांटे जाते हैं, तब लोग वोट करते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपका डिफेक्शन भी मैंने बताया कि भाई आप ये सोचो, डिफेक्शन तो एक तरीके से आपकी डेमोक्रेसी की हत्या है। समझिए, हमने ए पार्टी को वोट करके जिताया, ठीक है, अब ए पार्टी की वोट में क्या हो भैया, कुछ लोगों को बी ए पार्टी के लोग को हम लोग ने वोट कर दिया, जीत गए, बट ए पार्टी के लोग को बी पार्टी की तरफ से कुछ ऑफर हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट सीट ऑफर हुई, या फिर भैया कि आपको हम यहाँ पे ये सीट दे देंगे, आपको ये मंत्री बना देंगे, वो मंत्री बना देंगे। अपने लालच के कारण ए पार्टी से बी पार्टी में शिफ्ट हो गए। पता चला इलेक्शन के बाद भैया हमने ए पार्टी को जिताया था, जीत तो बी पार्टी की। अब आप बताइए इलेक्शन का क्या फायदा, मतलब एक कॉमन सिटीजन ने जाके वोट दिया, उसका क्या फायदा, लोगों के मत का क्या फायदा। इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी के साथ साथ आती है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में ये है कि जब तक आपके पास एक क्लियर प्लान नहीं होगा, आपका कोई क्लियर मैनिफेस्टो नहीं होगा, आप लोग किस लिए आपने की पार्टी जो फॉर्म की है उसका क्या काम है, आप लोग क्यों बनाई आपने पार्टी, क्या रीजन है, जब तक वही नहीं होगा तब तक आप कैसे एक पार्टी ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम कर सकती है। आप सोचिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जब तक आपके पास एक प्लानिंग नहीं होगी आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो ये सभी के ऊपर लागू होता है, पार्टी के ऊपर भी लागू होता है। इसी के साथ हमारा ये चैलेंज भी कंप्लीट होता है। और भी चैलेंजेस है जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत है, इनफ है। और इसी के साथ हमारे पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमने सभी को अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया और मैंने बता दिया क्या अवॉइड करना है, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं। बट फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही और हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। और तब तक के लिए आप सब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको अपने जो डाउट्स हैं उसे कमेंट करें। और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी कि अगली वीडियो कौन सी होगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।